तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुए ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट ब्लड एंड गट्स शो की। जी हां, फॉरबिडन डोर हो चुका है खत्म और AEW वापस अपना फोकस लेके आई आज एक ऐसे मैच के ऊपर जो कि बहुत हफ्तों से बिल्ड करा जा रहा है, द जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी अगेंस्ट द ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब। और क्या ही जबरदस्त ये मैच था, मतलब अनबिलीवेबल, प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट टीवी मैचेस जो कि 2022 साल में हमने देखा है अभी तक। एंड आई नो कि AEW को पूरा कॉन्फिडेंस था इस मैच के अंदर, इसीलिए 1 घंटा अपने 2 घंटे के शो में से उन्होंने इस मैच को दे दिया। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी कमाल की चीजें हुई इस मैच के अंदर। मे भी इसकी एंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें थी इस मैच के बारे में जो कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन ऑर्डर में हम बात करेंगे जो फर्स्ट मैच इस शो पे देखने को मिला, दैट वाज ऑल ईगो इथन पेज अगेंस्ट ऑरेंज कैसिडी। कैमरा एंगल्स बिल्कुल अलग थे आज क्योंकि 2 रिंग्स लगी हुई थी एक के साथ एक जोड़ के। एंड आई थिंक कि ये एक नॉर्मल सा मैच था दोनों के बीच में। क्राउड आज बहुत ज्यादा हॉट था ड्यूरिंग द इंटायर शो क्योंकि फर्स्ट टाइम आज डायनामाइट हो रहे थे इन डिट्रॉइट मिशिगन, तो उनके लिए एक बड़ी डील थी। एंड आई थिंक गाइस कि ऑरेंज कैसिडी को जिस तरीके से अब ओवर दिखाया जा रहा है उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नियर द फ्यूचर। तो डैन लैम्बर्ट यहाँ पे आके कहते हैं मिशिगन का एक रूल है कि जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है रिंग साइड पे रहने का तुम यहाँ पे हो नहीं सकते, तो बेस्ट फ्रेंड्स को वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन सारे ड्रामे के बाद ऑरेंज कैसिडी इस मैच को जीत जाते हैं। डैन लैम्बर्ट के जो आंखों में उन्होंने ऑरेंज जूस भी थूक दिया था, तो बिल्कुल वो भी चीज हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे उनको विक्ट्री भी मिल गई, बेस्ट फ्रेंड सेलिब्रेट करते हैं। एक एवरेज हमें कहना चाहता हूँ ये स्टार्ट था टू ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट। इसके बाद क्रिश्चियन केज आते हैं बाहर जो कि अपडेट देने वाले थे और उन्होंने डायनामाइट से पहले बोला था कि मैं एक मैच के लिए चैलेंज करने वाला हूं। तो यहाँ पे बाहर आते हैं और टोनी शेवानी उनको कहते हैं भाई जितना तुमने लास्ट वीक ऑलरेडी बोल दिया है जंगल बॉय और उसकी फैमिली के बारे में, आई डोंट थिंक तुम्हें इसके ऊपर से कुछ बोलने की जरूरत है। तो क्रिश्चियन कहते हैं तुम्हारी बात सही है, लेकिन आज मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली थी तो मुझे वो क्लियर भी करनी जरूरी है। AEW की अपर मैनेजमेंट ने मुझे बोला है कि आके भाई सॉरी बोलो जंगल बॉय और उसकी फैमिली को कि जो भी मैंने बोला है वो बिल्कुल गलत था। और वो कहते हैं कि जंगल बॉय मैं सॉरी बोलता हूं कि मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर को ही डेड बोला और पूरी तुम्हारी फैमिली को डेड नहीं बोला। इसको इतनी ज्यादा बू हो रही थी और क्रिश्चियन को फुल हीट मिल रही थी इस डिट्रॉइट के क्राउड की तरफ से जितनी मिलनी चाहिए। अनबिलीवेबल उनको रिएक्शन मिला यहाँ पे इनफैक्ट एज अ हील। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जंगल बॉय तुम्हारी मॉम को छोड़ के ये सिग्नल करते हैं कॉल मी वाला, तो भाई सबके लिए वो उल्टा सीधा यहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद वो कहते हैं कि मैं बात कर रहा था एक मैच की कि आज एक मैच होने वाला है, लेकिन मैं तो अपने नॉर्मल कपड़ों में हूँ, मैंने ये नहीं बोला था कि वो मैच मेरे लिए है। और यहाँ पे गाइज नया म्यूजिक बजता है, आग निकल रही है चारों तरफ से और बाहर आ जाता है नया रूप लूचासॉरस का ब्लैक मास्क के अंदर, जो कि अब इस हील क्रिश्चियन का जो है क्लाइंट बन चुका है। तो क्रिश्चियन मैनेज कर रहे हैं लूचासॉरस को। अभी तक क्लैरिटी नहीं दी गई है कि आखिर ऐसा क्या कहा क्रिश्चियन ने लूचासॉरस को कि वो अब उनके साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जो लुक थी लूचासॉरस के आज के शो में भाई कमाल लग रहे थे। काफी सारी सिमिलैरिटीज थी केन के कैरेक्टर के अराउंड यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन थी आज AEW की यहाँ पे लूचासॉरस के अराउंड वो मुझे काफी पसंद आई। उन्होंने सरपेंटिको को डिस्ट्रॉय कर दिया बुरे तरीके से इस मैच के अंदर और देखने को मिलता है कि मैच के बाद भी क्रिश्चियन के ऑर्डर्स ले रहे थे यहाँ पे लूचासॉरस। तो ऑब्वियसली जंगल बॉय का रिटर्न होगा, एक बड़ा मैच सेटअप करा जाएगा क्रिश्चियन के साथ, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी को बिल्ड करा जा रहा है और ये लूचासॉरस के लिए कमाल की चीज हो सकती है क्योंकि जब से AEW स्टार्ट हुई है वो सेम जुरासिक एक्सप्रेस वाले अपने रोल में है और उनका कैरेक्टर चेंज अभी तक देखने को नहीं मिला था। तो एज अ हील आई रियली लाइक लूचासॉरस और उनकी पोटेंशियल हम जानते हैं, इन रिंग भी वो काफी कमाल के मैचेस दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिली वार्डलो की स्कॉर्पियो स्काई के साथ, जहां पे स्कॉर्पियो स्काई ने नेक्स्ट वीक वार्डलो को चैलेंज कर दिया फॉर द TNT चैंपियनशिप और यहाँ पे एक स्ट्रीट फाइट मैच गाइस हमको देखने को मिलेगा। तो वार्डलो कहते हैं सारे मेंबर्स जो हैं तुम्हारे अमेरिकन टॉप टीम के, तुम उनको भी ले आओगे तब भी मैं उस मैच को जीत जाऊंगा, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए अब रेडी हूं। तो ये चीज वार्डलो ने क्लियर कर दी आज शो के ऊपर और नेक्स्ट वीक हमको ये टाइटल मैच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो डैन हाउजन को पार्टनर चुनने थे जो कि लड़ सकते हैं अगेंस्ट मैक्स कैस्टर एंड द गन क्लब और उन्होंने यहाँ पे चुना द टैग टीम चैंपियंस यानी कि IWGP AAA ROH टैग टीम चैंपियंस FTR। अच्छी बात यह थी कि डैक्स हारवुड एक्चुअली क्लियर थे टू रेसल, जो कि मुझे अच्छा लगा देख के। ये एक एवरेज मैच था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा मैच, लेकिन बेबी फेस टीम को यहाँ पे विक्ट्री मिली और एट द एंड देखने को मिलता है एक ट्विस्ट
क्योंकि एंथनी बोयन जो कि इतने टाइम से एक व्हील चेयर पे थे वो उठ के रिंग के अंदर आ जाते हैं। तो वो एक्टिंग कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन गलती से यहाँ पे वो गन क्लब के एक मेंबर को मारते हैं और उस वजह से बेबी फेस टीम को विक्ट्री मिली। मैच के बाद यहाँ पे गन क्लब एंड अक्लेम्ड के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बिली गन अपने ही बेटे को भाई धक्का मारते हैं नीचे, वो काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्लियरली यहाँ पे पसंद नहीं आया कोल्टन और ऑस्टिन गन को कि भाई आखिर क्या करा एंथनी बोयन ने और ये सरप्राइज उन्होंने क्यों रखा इतने टाइम से। बट ही इज बैक, जिसका मतलब ये भी है कि अक्लेम्ड अब टैग टीम रेसलिंग का फिर से पार्ट बन पाएगी। इसके बाद जेड कारगिल का मैच होता है लेला ग्रे के साथ, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। आई नो कि लेला हर्ष एक सुपरस्टार थी, AEW TBS चैंपियनशिप के लिए क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड जेड कारगिल इज एब्सोल्युटली ऑफुल, मतलब मुझे कोई मजा नहीं आता उनके इस अपीयरेंस के अंदर। फिर से वो जीत गई, 34-0 उनकी स्ट्रीक हो गई है। आई डोंट नो इस टाइटल के अराउंड क्या चल रहा है, और जब तक ये कुछ चेंज नहीं होता आई डोंट थिंक मेरा इसमें इंटरेस्ट बनेगा। और ये जबकि थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। और मैच के बाद वो कहती हैं कि कोई बचा नहीं है मेरे को चैलेंज करने के लिए। एथीना और क्रिस स्टैटलैंडर का नाम लेते हैं यहाँ पे, लेकिन तब भी वो बाहर आती हैं। एक ब्रॉल देखने को मिली, ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन थी ठीक ठाक थी, लेकिन आई डोंट थिंक गाइस एम्बर मून, अथीना और क्रिस स्टैटलैंडर ये जो दो लोग हैं इनकी जो अपीयरेंस है काफ़ी वीक लगी मुझे। और अथीना को बहुत ज़्यादा और अच्छा पुश देना पड़ेगा अगर उनको कुछ यहाँ पे वैल्यूएबल बनाना है। आई डोंट नो कब तक जेड कारगिल अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू रखेंगी, लेकिन उनकी स्ट्रीक की वजह से उस टाइटल की वैल्यू गिर रही है, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। इसके बाद द यंग बक्स होते हैं बैक स्टेज और वो कहते हैं कि भाई एडम कोल, काइल ओराइली और बॉबी फिश तीनों इंजर्ड हैं, वो आ नहीं सकते हैं, क्लियर टू रेसल नहीं है, हमारा कोई फ्रेंड नहीं बचा है, सिर्फ एक ही फ्रेंड बचा है एंड दैट इज द AEW टैग टीम टाइटल्स। लेकिन इनके लिए चैलेंज करने के लिए अब कोई टीम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जबकि फॉरबिडन डोर पेपर भी खत्म हो गया है इतना सा, तब भी वो डोर खुला हुआ है। और इस आने वाली रैम्पेज में हम मौका देंगे एक न्यू जापान प्रो रेसलिंग की टैग टीम जो कि है हिरुकी गोटो और साथ के साथ योशीहाशी। आई डोंट नो ये लोग कौन है गाइस टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इनका मैच होगा यंग बक्स के साथ। और अगर यहाँ पे यंग बक्स हारते हैं तो फिर इस टैग टीम को मैच मिलेगा, यानी कि योशीहाशी एंड गोटो को फॉर द AEW टैग टीम टाइटल्स। और एक बड़ी चीज अनाउंस करी है AEW ने, आई थिंक उसको बुला रहे हैं, पता नहीं कौन सी बैटल रॉयल, लेकिन दोनों रिंग जुड़ी होंगी, उसके अंदर बैटल रॉयल होगी और जो भी उसको जीतेगा वो जॉन मॉक्सली का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा फॉर द इंटरिम AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये दो अच्छे मैचेस हैं जो रैम्पेज पे देखने को मिलेंगे। मैं कभी रैम्पेज देखता नहीं हूं, शायद इस हफ्ते फॉलो करना पड़ेगा शो के रिजल्ट्स को। और फाइनली हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि आधा शो था, ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अगेंस्ट द जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी, द ब्लड एंड गट्स मैच। एंड माय गॉड, ब्लड एंड गट्स का मतलब है खून देखने को मिलेगा, बहुत सारा खून देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी पूरे रेड कलर के कपड़े पहन के आए हुए थे और उस एलिमेंट को ऐड करने के लिए डिट्रॉइट का क्राउड बिल्कुल कमाल था। और JAS के पास एडवांटेज था क्योंकि जेरिको ने ओटीज को हराया था हेयर वर्सेस हेयर मैच के अंदर, अगर आपको याद हो। और ये मैच को स्टार्ट करते हैं क्लॉडियो और साथ के साथ थे यहाँ पे सैमी गेवारा। तो रूल्स ऐसे थे कि जब तक सारे बंदे एंटर नहीं हो जाते हैं दोनों टीम्स की तरफ से, तब तक मैच ऑफिशियली शुरू नहीं होगा। और जीतने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो एक टीम सरेंडर करे या फिर कोई बंदा सबमिशन जो है वो टैप आउट कर सके। तो जो ऑर्डर था एंट्रीज का गाइज यहाँ पे था डैनियल गार्सिया, क्योंकि उनके पास एडवांटेज था टीम के पास। व्हीलर यूटा, जेक हेगर, जॉन मॉक्सली, एंजेलो पार्कर, ओटीज, मैट मेनार्ड, सैंटाना, जेरिको और एडी किंगस्टन आए थे बिल्कुल लास्ट में। उसके बाद ये मैच स्टार्ट हुआ। इसके अंदर क्या क्या स्पॉट्स थे, मतलब 1 घंटे में 3 या 4 कमर्शियल जरूर आई, लेकिन भाई इन्होंने तोड़ा है एक दूसरे को। यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिला जब क्लॉडियो यानी कि सिजारो आ जाते हैं आमने सामने जेक हेगर के, तो यहाँ पे चैंट हो रही थी वी द पीपल। ऑब्वियसली उनकी WWE में वो टैग टीम थी, लोगों को वो चीज याद थी। जॉन मॉक्सली आते हैं कांटा लेके यहाँ पे और वो डैनियल गार्सिया के बिल्कुल सर के ऊपर उसको रगड़ देते हैं, खून ही खून निकलना स्टार्ट होता है गार्सिया के सर से। और मॉक्सली ऐसे लड़ रहे थे भाई, यहाँ पे जो उनकी बैंडेज लगी हुई थी, अभी चोट जो लगी है फॉरबिडन डोर में, वो उतर गई और उनका खून फिर से आना स्टार्ट हो गया। लेकिन क्लियरली यहाँ पे मॉक्सली को प्रोटेक्ट करा जा रहा था, उनको कोई बहुत बड़ा स्पॉट नहीं दिया गया, क्योंकि मे बी वो AEW चैंपियन है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि मॉक्सली को भी अब कोई इंजरी हो जाए। तो डेफिनेटली इस मैच में उनको प्रोटेक्ट करा गया था। जो मेन था यहाँ पे वो था एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको का रोल, क्योंकि यहाँ पे गाइस देखने को मिलता है कि पूरी रिंग एक्सपोज हो चुकी है। जेक हेगर को टेबल के थ्रू फेंक दिया है, फायर एक्सटिंग्विशर, रबिंग एल्कोहल, पता नहीं क्या क्या वेपन्स यूज हो रहे हैं। मैट मेनार्ड जो है उनको थंब टैग्स के ऊपर मॉक्सली फेंकते हैं, उनका खून निकल रहा है। एंजेलो पार्कर आई डोंट नो इस पोजीशन में कैसे पहुंचे, पर बाहर की तरफ वो उल्टे लटके हुए हैं केज के ऊपर, और वो कमर्शियल पॉइंट था, एक कमाल का शॉट था वो। और एट द एंड गाइस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि
टाई कॉन्टी रेफरी को नीचे गिरा के केज खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन रूबी सोहो बाहर आके टाई कॉन्टी को अटैक करती हैं। लेकिन इतने में केज का डोर खुल चुका होता है, जेरिको ऊपर भागते हैं, एडी किंगस्टन ऊपर जाते हैं और सैमी गेवारा भी ऊपर वहां पे पहुंच जाते हैं और एडी किंगस्टन इस केज के टॉप से भाई एकदम नीचे फेंकते हैं सैमी गेवारा को, जो टेबल रखी होती है रिंग अनाउंसर की उसके थ्रू। क्या कमाल की मोमेंट थी, कमाल का वो शॉट भी था। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि आज AEW की जो प्रेजेंटेशन थी इस मैच के अंदर भी, कैमरा एंगल्स एंड एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। मैच देख के काफी अच्छा लग रहा था। लास्ट टाइम बहुत दिक्कतें आ रही थी ब्लड एंड गट्स में क्योंकि कैमरा एंगल समझ नहीं आ रहे थे। ऑब्वियसली इस मैच में इतना कुछ चल रहा था कि सारी चीजें फोकस नहीं करी जाती। पता नहीं क्या क्या कमाल यहाँ पे सैंटाना ओटीज ने भी करा है। तो गाइस डेफिनेटली आपको ये सारा मैच जाके देखना चाहिए। लेकिन एट द एंड एक और कूल मोमेंट थी कि क्लॉडियो कैस्टिन्योली भी ऊपर जाते हैं यानी कि सिजारो, और वो स्विंग लगाते हैं जेरिको के ऊपर, वो भी ऑन द टॉप ऑफ द केज। क्या वो मोमेंट थी, कमाल था। और उसके बाद देखने को मिलता है एट द एंड कि मैट मेनार्ड के ऊपर शार्प शूटर लगाते हैं यहाँ पे सिजारो, और साथ के साथ एडी किंगस्टन अपना सबमिशन लगाते हैं ऑन क्रिस जेरिको। लेकिन जेरिको की बजाय मैट मेनार्ड यहाँ पे टैप करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे विक्ट्री मिल गई टू द ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब। इसका मतलब ये भी है कि क्रिस जेरिको ने टैप आउट नहीं करा और इस बात से एडी किंगस्टन काफी खफा थे। जबकि बेबी फेस टीम को विक्ट्री मिली, उनको रिवेंज जरूर मिला, लेकिन काइंड ऑफ एडी किंगस्टन को ये फील हो रहा था कि मेरा जो अभी भी रिवेंज है वो जेरिको पे पूरे तरीके से जो है वो मैं ले नहीं पाया हूं। लेकिन ऑफिशियली गाइस यहाँ पे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हरा चुका है जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी को। मे भी पॉसिबल है कि इसके बाद एक और सिंगल्स मैच की तरफ लीड कर सकता है बिटवीन एडी किंगस्टन एंड क्रिस जेरिको, जिसके अंदर भी एक बड़ी स्टिपुलेशन रखी जाएगी। लेकिन जो इन्होंने आज परफॉर्म करा है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बॉडी को ऑन द लाइन डाला, इट वॉज फैंटास्टिक, एक्सपेक्टेड था, और ऊपर से जिस तरीके से क्राउड का रिएक्शन था, इट वॉज ऑल्सो अमेजिंग। तो सैमी गेवारा उस स्पॉट के लिए थे, परफेक्ट टाइम पे उनको वापस ऐड करा गया जेरिको के साथ ताकि ये चीज पॉसिबल हो सके। लेकिन ओवरऑल गाइस दिस वाज अ गुड शो। मॉक्सली पूरे समय रिंग के अंदर थे, जैसा कि मैं कह रहा हूं, उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा था। और एक फनी चीज ये है कि जिम रॉस ने एटलीस्ट 4 बार क्लॉडियो कैस्टिन्योली को बुलाया आज सिजारो, वो भी AEW के शो पे। ऑब्वियसली जिम रॉस की एज हो रही है, उनको अभी भी लग रहा है सिजारो लड़ रहा है, बट वो गलतियां हैं जो कि काइंड ऑफ ट्रॉल बनता है और उसके लिए मजाक बनता है फिर उनका ऑन कमेंट्री में भी, इसीलिए सिर्फ मेन इवेंट के लिए जिम रॉस को वहां पे बुलाया गया था। बट दिस वॉज योर ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट रिव्यू गाइस। अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। एंड आई थिंक दिस वॉज अ गुड शो। जो मेन इवेंट था, एक मेन मैच था, वो अच्छा था। एंड आई रियली लाइक क्रिश्चियन एंड लुचासोरस। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में देना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।